शुभ 24 में आप सभी दर्शकों ने राम राम सा आपको स्वागत है। मुझके होते हैं आपके अपने पन्या सेपट। और आज हमारे साथ है राजस्थान का बहुत ही बड़ा कद्दावर नेता रामपाल जी जाट साहब। आइएगा, आज मौको भी है, दस्तूर भी है और किसान दिवस भी है, तो हमारे साथ हैं आदरणीय रामपाल जी जाट साहब, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। राम राम साहब। राम राम साहब। आप किसानों का इतना बड़ा नेता हो और किसाना का हित में किसाना की आवाज़ बनकर आपकी वहाँ की आवाज़ बुलंद करया, बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन भी करया। और गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी में तूफान हो, सड़क मारे टेंट लगा रेलवे लाइन पर आप वहाँ के लिए संघर्ष करया। क्या मानते हैं कि आपकी जो कुछ मांगे जो पूर्व में की गई थी वो पूरी भी हुई, और उनमें से वो कौन सी मांगे पूरी हुई और उनसे किसानों को क्या फ़ायदा मिला? सर्वप्रथम तो मैं शुभ 24 टीवी को मेरी ओर से, देश के किसानों की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये चैनल जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो समस्याओं से ग्रसित लोग हैं, उनकी आवाज़ बन के उभरेगा, ये मुझे पूरी आशा है। इसलिए आपके इस चैनल के लिए आप सारे स्टाफ को, पूरे चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं राम राम के साथ। धन्यवाद। अब जो आपने विषय रखा, उसकी चर्चा की, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने 1986 से किसान क्षेत्र में आंदोलन आरंभ किए, सड़कों पे लड़ाई लड़ी, विधानसभा में प्रदर्शन किए, घोड़े भी दौड़े, लाठीचार्ज भी हुए, लेकिन इतना ज़रूर है, हमने कभी गाली गलौज का उपयोग नहीं किया। हमने कभी अशांति की ओर जाने का मार्ग नहीं चुना। इसलिए सदा से हमारा जो मार्ग रहा वो शांति, अहिंसा और सत्य का रहा। और इसी आधार पर जितनी भी किसान आंदोलन की सफलता है इस मार्ग के कारण है, और इस मार्ग के कारण अधिकतम किसान जुड़े, ये खास बात रही। इसलिए एक मैं बात बताऊंगा 1986 की। संदीप जी, उस समय 3 दिन हमारे खिलाफ बीबीसी बोला, और 1986 में तो बीबीसी का जो स्थान था किसी का नहीं था। उस आंदोलन को हमको 1.5 वर्ष तो लगा, लेकिन जीत किसानों की हुई। इसी ढंग से पृथ्वीराज नगर योजना, जिसमें 12 गांवों की जमीन अवाप्त की गई थी, यानी पीआरएन योजना कह सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, जो कि जयपुर के मानसरोवर में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो योजना है उसमें हमने एक ही मांग की थी, जो भूमि सरकार ने अधिग्रहण की है उसको अधिग्रहण से मुक्त की जाए, क्योंकि वहाँ 16 सेक्टरों में से 15 सेक्टरों में अवैध निर्माण हो चुके थे सरकार की देखरेख में ही। एक सेक्टर बचा था, तो हमने कहा इसके पीछे क्यों पड़े हो। हमारी जो प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, हमने 20-25 लोगों के एक समूह से आंदोलन शुरू किया, और जब जुलूस था विधानसभा पर तो 3 किलोमीटर लंबा जुलूस था। मुख्यमंत्री जी ने वहीं बुलाया, वार्ता हुई, और उस वार्ता में किसानों के जो तर्क थे, किसान जिस सत्य के आधार पर चल रहे थे, उसकी विजय हुई और भूमि अधिग्रहण से मुक्त हुई। घर में घी के दिए जल गए, दीपावली आ गई। इसी ढंग के आंदोलन अभी हमने किया खरीद एमएसपी पर, यह प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर हो। 2010 से शुरू किया, और 2010 से लगातार हम लड़ते रहे, धीरज रखा, शांति रखी। 2019 में जाकर समझौता हुआ, और वो लिखित में हुआ, और सरकार ने सिद्धांत इसको स्वीकार किया। अभी जो 3 कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का आंदोलन
जो 2020 से शुरू हुआ, उस आंदोलन में सबसे पहला जत्था राजस्थान से 28 नवंबर को हमारे साथ ही था। और जैसे ही उस आंदोलन में थोड़ी सी भी डाइवर्जन आया, शांति के खिलाफ वो विरोध में आए, हमने कहा हम ऐसी स्थिति में आपके साथ नहीं रह सकेंगे, आंदोलन तो करेंगे। तो आंदोलन तो हमने किया और जंतर मंतर नई दिल्ली पर 93 दिन तक रोजाना गिरफ्तारी, ये भी हमने दंश सहा है। उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई, वहां भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो भी धीरज हमने कम नहीं किया। तो वो जो काम है और उसमें आंशिक सफलता मिली, उसको तो मैं सफलता भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो पहले भी कहते थे कि 3 कानून वापस हो भी गए तो हम 5 जून 2020 की स्थिति में आ जाएंगे। उस दिन हम कौन सा बढ़िया थे। इसलिए जब तक हमको हमारी उपजों का दाम नहीं मिले तब तक हम इसको सही दिशा का आंदोलन नहीं कह सकते। इसलिए आज जो हमने नारा दिया है राजस्थान में, हमने कहा है हर किसान का यही पैगाम, खेत को पानी, फसल को दाम। और हमने कहा तुम्हारी सम्मान निधि हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा अनुदान हमें नहीं चाहिए। तो किसान दाता है, अन्नदाता है, मंगता नहीं बनना चाहता। इसलिए किसान का हाथ लेने की मुद्रा में नहीं चाहिए, देने की मुद्रा में चाहिए। तो किसान का सम्मान, किसान का स्वाभिमान, ये देने में, मांगने में नहीं। इसलिए आज भी हम चाहे सम्मान निधि हो, चाहे बाकी ऐसे कोई जो नकद देती है उसकी बात हो, हम उसको स्वीकार नहीं करते, पसंद नहीं करते। इसलिए आज भी हम ये कहते हैं, जैसे ये कहते हैं ऋण माफी, हमने कंसेप्ट ही अलग दे दिया। हमको ऋण माफी नहीं चाहिए ना भाई, हमको ऋण मुक्ति चाहिए। और ऋण माफी पर मुक्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है। यदि एक बार सरकार ने हमारा लोन माफ कर भी दिया तो फिर हम ऋणी बन जाएंगे। तो उस माफ से मतलब क्या है, तो हम ऋणी बने ही नहीं। इसलिए हमारी फसलों के यदि दाम मिल गए तो हम ऋणी नहीं बनेंगे। और एक उदाहरण से बताना चाहूंगा, यदि राजस्थान में एक किसान का 10 क्विंटल बाजरा खरीद हो जाए तो उसको 1000 प्रति क्विंटल के अनुसार 10,000 रुपये मिलेंगे, नकद मिलेंगे। और दूसरी तरफ हमारी सरकार किसान सम्मान निधि में हमें देगी 6,000 3 किस्तों में। तो वो जो उनका देना है उसको मांगना कहते हैं, वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए 10,000 रुपये, ये सम्मान के। तो उस सम्मान को छीनकर नकली सम्मान की बात करे, इसका हमने सदा विरोध किया है। गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट ये भी तो कहा है गवर्नमेंट ने कि जो उसको लायक है उन्हीं को दिया जाएगा, जो इसको लायक नहीं है उनको। तो आप क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि किसान ऐसे भी एबल हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह से पूरी करते हैं, उनको जरूरत नहीं है फिर भी वो ले रहे हैं। और जो ऐसे किसान भी हैं जो लगातार ऋणी बन चुके हैं और उनके पास नीड है उनको पैसों की, बावजूद उनको सम्मान योजना नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? संदीप जी, आज देश में 52% परिवार किसानों के ऋणग्रस्त हैं, ऋण में डूबे हुए हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं जो ऋणी हैं, ऋण में डूबे हुए हैं, उनको दे दो ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि उनको आप फसल का दाम दो, तो हम तो ऋण मुक्त स्वतः ही हो जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो किसान मूलभूत सुविधाओं के ले रहा है अच्छी खासी, उसको नीड नहीं है किसान सम्मान निधि योजना की, उनको बाहर किया है गवर्नमेंट, ये कह रही है। जबकि हकीकत ये है धरातल पे कि वहां पे जो जिनको नीड है, जो गरीब तबके किसान है, उनको नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? संदीप जी, सरकार ने जो बाहर किया है वो KYC नहीं होने के आधार पर किया है। यदि इस आधार पर करते कि भाई ये तो वेल टू डू है, तब तो बात समझ में आती। उस आधार पर उन्होंने बाहर नहीं किया। उनने बाहर करने के आधार अलग चुने। यदि उनको चुनते तो मैं सोचता हूँ वो तो ठीक दिशा थी, लेकिन वो दिशा इनकी नहीं है। आज तो जो नीडी व्यक्ति है, जो ऋणी है, यदि उसको ही सम्मान निधि देते तो ठीक ही बात थी, लेकिन वो उन्होंने उसको भी नहीं दी। तो वंचित जो हुए वो किसान हुए जो नीडी है। तो हम तो ये कह रहे हैं, पहले तो आपने ये योजनाएं गलत शुरू की, किसानों का मंगता बना रहे हो, मांगने वाला बना रहे हो। इसमें किसान में स्वाभिमान नहीं रहेगा। इसलिए स्वाभिमान शून्य किसान, वो किस काम का किसान है? तो हम तो कहते हैं किसान अन्नदाता बने। इसलिए मैं कई बार एक समझाने के लिए एक बात कहता हूं, सरकारें पूरे देश में प्रचार करती है गरीब को छप्पर। हमने कहा भाई आप गरीब को छप्पर क्यों दे रहे हो?
आप गरीब को ऐसे क्यों नहीं बनाते कि वो खुद अपना छप्पर बना ले? तो छप्पर बनाने में सक्षम हो व्यक्ति, वो काम करो ना। आप उल्टा करे हो, 1000 किसान होंगे जिनको छप्पर की जरूरत है, ये 100 देंगे, तो जो बाकी लोग हैं वो तो वंचित रहेंगे 900 तो। और फिर होड़ क्या होगी कि ये जो है 100 में मेरा नंबर आवे, करप्शन बढ़ेगा। इसलिए वो सोचेंगे जो गरम करेगा जेब अधिकारियों की, उनको वो 100 में नंबर आएगा। तो आप ऐसी योजना क्यों लाते हो जिससे भ्रष्टाचारीपन पे, रिश्वतखोरीपन पे, इनको आप बंद करो ना। इसलिए हर गरीब को सक्षम बनाने के लिए इनको कदम उठाना चाहिए, जिससे वो खुद छप्पर बना ले। तो खुद छप्पर बनाने योग्य बनाओ गरीब को, आप उसको भीख मत दो। ये भीख जो देने के ढंग है सरकारों के, और ये केवल है वोट प्राप्ति की राजनीति। इसलिए वोट प्राप्ति की राजनीति से, वोट बटोरने की राजनीति से हर पार्टी को, हर सरकार को अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लोगों को सक्षम बनाने में उसको आगे बढ़ना चाहिए। आप किसान हैं, किसान को सबसे पहली ज़रूरत जल, पानी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ERCP योजना को लेकर क्या कहेंगे? गहलोत सरकार केंद्र से मांग कर रहे हैं और ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को शुरू किया जाए, वहीं पे केंद्र सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्या कहेंगे इस बारे में? केंद्र का इन्वॉल्वमेंट तो वहां होता है जहां 2 राज्यों के बीच में कोई नदियों का विवाद हो, एक बात। दूसरी, केंद्र से तो लोग ये चाहते हैं वो उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, जिससे पहले तो मिलता था 90% राशि केंद्र से, अब उसको उन्होंने कर दी 60 घटाकर। तो 60 यदि मिलती है तो उस योजना के पंख लगते हैं। तो केंद्र 60% भी नहीं दे रहा, 90% की तो बात छोड़ो, और वो तो केवल उस योजना को विफल कैसे किया जाए, पूरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ध्यान इस पर है। और ये तो तब स्थिति है जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में सार्वजनिक सभाओं में इस परियोजना को संवेदनशीलता के साथ विचार करने का, उदारतापूर्वक विचार करने का घोषणा की हुई है। हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय, ये मैं एक चीज अच्छी कहूंगा प्रधानमंत्री जी की, कि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की कमान ही राजस्थान को दे दी कि करो, हम तैयार है तुम्हारे साथ। लेकिन जिनके हाथ में कमान आई उनकी चाल ही उल्टी है। तो उनकी उल्टी चाल से इस परियोजना के वो ग्रहण लगाना चाहते हैं, और हमने ये कहा राज्य को भी कि वो ग्रहण लगाए, वो रोके, आप मत रोको। तो ये अच्छी बात है कि राज्य ने उसको पूरा करने की घोषणा की हुई है। सिंह शेखावत राजस्थान से बिलोंग करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको राष्ट्रीय घोषित करने के लिए उनको भी बोल चुके हैं, पॉइंट भी मार चुके हैं, तंज भी कर चुके हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि वो राष्ट्रीय घोषित नहीं हो रही? उसके पीछे जल शक्ति मंत्रालय के मुखिया का मन है। उनका मन राजस्थान के प्रति अच्छा नहीं, इस परियोजना के प्रति अच्छा नहीं। उनका तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक प्रतिशोध, इसलिए इनको श्रेय नहीं चला जाए। जिन्होंने योजना बनाई 2017 में, उनको श्रेय नहीं चला जाए। उसको लेकर उन्होंने उल्टी चाल पकड़ ली, और उल्टी चाल को वो न्यायप्रिय सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं, राजस्थान के जल शक्ति मंत्री के मुखिया हमारा पक्ष नहीं ले, राजस्थान का न्याय तो करे, वो न्याय भी नहीं कर रहे। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। जब भी वो सभाएं हुई है राजस्थान में या कहीं भी सभा हुई है, तो कई बार ERCP को लेकर चर्चाएं कर चुके हैं। और उन्होंने खुद ने वादा भी किया था 2 साल पहले, 1 साल पहले, कि हम इसको राष्ट्रीय घोषित कर देंगे, फिर भी नहीं हो रही। आज की स्थिति यह है कि जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। क्या कहें? संदीप जी, 2018 में अजमेर की जनसभा, जयपुर की जनसभा, हिंडौन की जनसभा, 3 जगह प्रधानमंत्री जी की बहुत स्पष्ट घोषणा है, अच्छी घोषणा है। और इसीलिए मैंने कहा कि 2019 में जैसे ही उनकी सरकार बनी, नई कैबिनेट बनी, जल शक्ति मंत्रालय बना, तो उसकी कमान राजस्थान को सौंप दी। तो इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री का मन अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा का भी इस मंत्रालय ने सम्मान नहीं किया। वरना इनको चाहिए था ये उसके लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देते, तो मैं सोचता हूं प्रधानमंत्री जी इस पर एग्री होते। लेकिन जब हमारा जल शक्ति मंत्रालय ही प्रधानमंत्री जी की इच्छा सम्मान नहीं करे,
राजस्थान के साथ न्याय नहीं करे तो ये योजना आगे कैसे बढ़ेगी, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जो राज्य सरकार से कहा है हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने घोषणा की है, केंद्र चाहे पैसा दे या नहीं दे, योजना होगी पूरी। और इसलिए 9,600 करोड़ रुपए इस बजट में घोषणा हुई। इसके पहले 320,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। 10,000 करोड़ रुपए अब तक इस योजना में बजट से आए और इस योजना की कुल जो लागत है वो 37,000 करोड़ से ऊपर है। तो 1/4 हिस्सा तो मिल चुका। इसलिए 2 बांधों का काम, नवनेरा बांध, पीपलदा तहसील, जिला कोटा, उसका 75% काम पूरा हो चुका। जो ईसरदा बांध है वो भी इसी का पार्ट है, उसका 45% काम पूरा हो चुका। और यदि ये योजना आगे चली तो राजस्थान खुद के संसाधनों से इस योजना को पूरी करने का मादा रखता है। तो हम सोचते हैं राजस्थान स्वाभिमानी है, तो स्वाभिमानी राजस्थानी वो हाथ तो नहीं फैलाएगा। इसलिए उसके यदि विपरीत को जाता है तो फिर तो जो आपने कहा चुनाव आ रहे हैं, जनता देखेगी, जनता निर्णय करेगी। चुनाव की बात से फिर याद आया कि पायलट साहब और गहलोत साहब जिस तरह से इनका विवाद हो रहा है, तो विपक्षी पार्टी बीजेपी उसका ये कहना है कि सत्ता पक्ष पार्टी में ये जो दोनों लड़ रहे हैं, इनमें इनकी लड़ाई में कितनी सच्चाई है? देखो, इनकी लड़ाई तो सच्चाई झूठ तो उन दोनों को ज़्यादा पता है, लेकिन उसका प्रभाव राजस्थान पर अच्छा नहीं आता। राजस्थान की जनता उसको अच्छा नहीं मानती। लेकिन ये स्थिति बीजेपी में है। बीजेपी में कौन सी कम लड़ाई है? वहाँ भी मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने चेहरे आ गए, इसलिए वहाँ भी यही लड़ाई है। तो ये लड़ाई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में लगभग एक जैसी है। तो ये अभी राज में है इसलिए ज़्यादा करते हैं, वो राज में नहीं है इसलिए ज़्यादा करते नहीं। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हैं ये जब भी राज रहेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, तो हमेशा बड़े पद पर कौन रहे ये तो होड़ सदा ही रही है। और जब संयम कमजोर हो जाए तो ये लड़ाई बढ़ जाती है। इसलिए संयम की आवश्यकता है। संयम के साथ राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता चले तो ये लड़ाइयाँ नहीं होगी। इसलिए मुझे एक बात बताता हूँ आपको, 1977 में जो जनता पार्टी बनी उसने अच्छा राज दिया। तो उन्होंने लोगों से यही कहा, जब वो आपस में लड़ रहे थे, लोग उनको कहते थे लड़ क्यों रहे हो? वो कह रहा भाई तुमको तो अच्छा राज चाहिए ना, हम तो राज तो अच्छा दे रहे हैं। लेकिन जनता ने उसको पसंद नहीं किया अच्छा राज को। उनका भैया तुम लड़ो, हमें तो बुरा लग रहा है। इसलिए जब चुनाव हुए 1980 में तो चारों कोने चित्त आ गए जनता पार्टी। तो ये जो है आपस में लड़ना, इसको कोई अच्छा नहीं मानता। लड़ाई नहीं हो वो अच्छी बात है, किसी भी दल में नहीं हो वो और भी अच्छी बात है। तो जब दलों में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता है तो लड़ाई बढ़ती है। इसलिए आंतरिक लोकतंत्र यदि मजबूत रहेगा तो लड़ाई कम होगी। इसलिए लड़ाई कम से कम होती जाए, ये हमारी इच्छा रहेगी। इसलिए उससे सुशासन आता है, अच्छा शासन आता है, ये हमारा सोच है। आज किसान दिवस है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर गए हैं, लोकार्पण किया है, किसान महासभा को संबोधित भी किया है। सचिन पायलट जो लगातार उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं। गहलोत गुट के मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी के बेटे अनिरुद्ध ने एक ट्वीट किया है सुबह कि मुझे और मेरी माँ को पार्टी ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा और पुलिस लगा दिया गया है। और सुभाष गर्ग है मंत्री, उन पे आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने पुलिस बल हमारे रास्ते में रुकावट के लिए छोड़ दिया गया है। क्या राजनीति में क्या मानते हैं उस बवाल को? परिवारों के अंदर भी आपसी कटुता, विवाद, ये अच्छी दिशा नहीं की जा सकती। इसलिए वंशवाद जब भी आता है वो अच्छा ही लेकर नहीं आता, उसमें कमजोरी होती है। तो मैं सोचता हूँ कि वंशवाद की चर्चा कम से कम हो तो ज़्यादा बढ़िया है। आज किसान दिवस है और राजस्थान का आप इतना बड़ा कद्दावर किसान नेता हो, सारा किसान आपसे प्रेम करे हैं, किसानों की समय समय पर आप आ जाओ उठा जाए। आज ये जो किसान दिवस है तो आप कोई मैसेज किसान ने बयान है आप देव चावला शुभ 24 का माध्यम से? मैं शुभ 24 के माध्यम से देश के किसानों को एक विनम्र विनती करना चाहूँगा कि वे पराधीनता के चंगुल से बाहर आ जाएं। उसके लिए
कृषि में स्वावलंबन और गांव में आत्मनिर्भरता। तो स्वावलंबी कृषि, आत्मनिर्भर गांव, इसकी ओर बढ़े। अन्यथा जैसे यूरिया के लिए एक बैग प्राप्त करने के लिए 24 घंटे लाइन में खड़े रहो, तो भी एक बैग मिल जाए बहुत बड़ी बात। पुलिस के धक्के खाओ, डंडे खाओ, अपमान सहो, भूखे रहो। तो ये जो हमने परावलंबी हम बन गए, तो खाद हम खुद ही तैयार करते थे। तो जब हम खुद तैयार करते थे तो कम से कम पराधीन तो नहीं थे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे किसान कृषि में स्वावलंबन की दिशा में खाद, बीज, कीटनाशक, यंत्र ये स्वयं तैयार करना सीखे, स्वयं उसका मॉडल अपने पास रखे और इसके लिए हर गांव में प्रशिक्षण केंद्र बने। तो जो पहले हमारे गांव की रचना थी कि कृषि यंत्र, हमारा लकड़ी का कारीगर, लोहे का कारीगर, कुशल कारीगर थे। तो वो कुशल जो कारीगर थे वो तो आज कहीं देखने को नहीं मिलते, सारे सिस्टम से वो आउट हो गए। इसलिए हम चाहेंगे कि वो जो मॉडल था आज ज्यों का त्यों तो वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन उस और हम चलें तो ये कृषि में स्वावलंबन, गांव में निर्भरता, आत्मनिर्भरता ये आएगी। तो किसान पराधीनता का दुख तो नहीं सहेगा, तो पराधीनता के दुख से तो वो छुटकारा पालेगा। वरना जो तुलसी बाबा ने कहा है, पराधीन सपने सुख नाई, उससे भी पीछा छूट जाए। तो मैं बहुत अच्छा कहूँगा और इसको एक और करना चाहूँगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब आज़ादी के आंदोलन में बहस चल रही थी, स्वराज या स्वराज, तो बहुत से लोग स्वराज के पक्ष में आ गए। उस समय तिलक बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, पराधीनता की चुपड़ी रोटी से स्वाधीनता की सूखी रोटी अच्छी है हमारे लिए। उनका हमको स्वराज नहीं स्वराज चाहिए, इसलिए उनका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो उद्घोष किया, आज हम उसी उद्घोष को पुनः दोहरा रहे हैं। किसानों को स्वाधीनता चाहिए, पराधीनता नहीं। इसलिए पराधीनता की चुपड़ी रोटी भी अच्छी नहीं, हमें सूखी भी मिलेगी और स्वाभिमान से मिलेगी, वही ठीक है। इसलिए स्वाधीनता, और ये स्वाधीनता छिपी रहती है कृषि के स्वावलंबन में और गांव की आत्मनिर्भरता में। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमें कुछ समय दिया। तो ये थे रामपाल चाड, जो किसान महासभा और किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं, और आज इन्होंने हमारे साथ चर्चा की स्टूडियो में आके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही लगातार देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़। नमस्कार सभी को। राम राम साहब धन्यवाद के साथ पुनः शुभ 24 को किसानों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सफलता के लिए।